16 साल की ऐसी कुंवारी कन्या के ऊपर जादू करो और हमेशा के लिए नौजवान हो जाओ। उस भूतनी ने अपना हाथ कबाड़ के ऊपर रखा ना, तो रिया के कबाड़ को धार देने आग लगी। वो जो औरत है ना, अपना ऐसा लंबा सा हाथ करती है, मेरे शरीर में तो खून एकदम किसी ने चूस लिया है, मरो तुम लोग, सबके सब मरोगे। अब वो जो नींबू है ना, सीधा हवा में चलने लग जाते हैं और एक के ऊपर एक नींबू खड़ा हो जाता है और वो जो नींबू है ना, सीधा एक रूम की ओर इशारा करते हैं। ये रूम किसका है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सोनीपत का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 16 साल की बेटी है। इसका नाम रिया है। रिया के जो दादा दादी है ना, वो भी इनके साथ रहते हैं। रिया की एक बुआ है, उसकी उम्र 40 साल की है। इसकी शादी हो चुकी है। जो बुआ है ना, अभी तक बुआ को एक भी बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन जो बुआ है ना, हमेशा तैयार ब्यार होके रहती है, हमेशा सज धज के रहती है। और बुआ ना कभी भी किसी को अपनी रियल उम्र नहीं बताती है, बल्कि 10 साल कम ही बताती है। और ना एक बार क्या होता है, एक बार ना बुआ अपने मायके आ जाती है अपने पति से झगड़ा करके। बुआ जो होती है वो बोलती है कि जो मेरा पति है ना, मेरे पे शक करता है। जो रिया के दादाजी होते हैं वो इसको बहुत समझाते हैं बुआ को कि ऐसा गलत है, पति का घर ऐसे कभी नहीं छोड़कर आना चाहिए, तुझे वापस अपने घर पर जाना चाहिए। लेकिन जो बुआ होती है ना, वो जाने का नाम ही नहीं लेती है। जो दादाजी होते हैं ना, वो रिया की बुआ से कई बार झगड़ा भी करते हैं, बोलते भी जा तो अपने ससुराल जा, लेकिन बुआ जाती नहीं है। एक रात को ना दादाजी को दिल का दौरा पड़ता है और मरने से पहले ना वो रिया की दादी को बोलते हैं कि रिया को ना इससे दूर रखना। ये कहकर दादाजी की मृत्यु होगी। अब ये इनको समझ में नहीं आया कि रिया को किससे दूर रखना है, क्यों दूर रखना है, इनको कुछ पता नहीं चला है। अब दादाजी का अंतिम संस्कार किया जाता है, पूजा पाठ रखवाई जाती है। कुछ दिन के बाद ना रिया अपने रूम में सो रही होती है। सोते सोते अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि कबाड़ के पास ना एक बहुत ही भयानक खूंखार औरत खड़ी है, जिसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी लाल लाल आंखें हैं और उसका जो चेहरा है ना, बहुत ही डरावना सा चेहरा है। उसका जो हाथ है ना, रिया का ना लकड़ी का कबाड़ था, उस कबाड़ के ऊपर है। जैसे ही उस भूतनी ने अपना हाथ कबाड़ के ऊपर रखा ना, तो रिया के कबाड़ को धार देने आग लगी। रिया ये देखकर एकदम चौंक गई, डर गई, जोर से चीख मारी और सीधा भागते हुए ना अपने मम्मी डैडी के रूम में गई और उनको पूरी घटना बताई कि मेरे रूम में ऐसे ऐसे एक औरत खड़ी है, मेरे कबाड़ में आग लग गई है। माँ बाप भागते हुए सीधा रिया के रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि रिया के रूम में ना कबाड़ पर आग तो लगी हुई नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पर हाथ रखा गया था ना, वहां पर जला हुआ निशान है। अब माँ देखकर ना, ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नया कबाड़ है, इस पर ऐसे कैसे निशान पड़ गया। जो मम्मी डैडी होते हैं ना, घर में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो रिया होती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कर, तू ना अपनी दादी के रूम में जाके सो जा। तो ये बोलती है ठीक है। अब ये दादी के रूम में जाती है। पूरी जो घटना होती है ये भूल ही नहीं पाती, पूरी घटना कंटिन्यू सोच सोच कर रही है। ऊपर से जो दादी है ना, उसके जो खर्राटे हैं जोर जोर से बज रहे हैं, इसको नींद ही नहीं आ पाती है। पूरी रात ये जाग के निकालती है। अगला दिन होता है, कॉलेज में जाती है, शाम के वक्त घर पर आती है, पढ़ाई लिखाई करती है, रात का खाना खाती है और इसको ना बहुत जल्दी नींद आ जाती है। इसको इतनी गहरी नींद आ रही होती है ना, ये अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत बुरे से नींद आ रही है। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना रिया सो रही होती है, लगभग 3 बजे का टाइम होता है। तो रिया की ना अचानक से आँख खुलती है। तो रिया देखती है कि उसके बेड के पास ना, उसके पैरों के पास वही भयानक औरत खड़ी है। वो जो औरत है ना, अपना ऐसा लंबा सा हाथ करती है, उसका हाथ सीधा रिया की गर्दन पर जाता है और ना धार देने वो रिया का गर्दन दबाना स्टार्ट कर देती है। रिया को अब आवाज भी नहीं निकल रही है, उसके हाथ पैर एकदम काम करना बंद कर दिए हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ना पैरालिटिक अटैक आ गया है, ना तो मेरे हाथ चल रहे हैं, ना ही मेरे पैर चल रहे हैं, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। रिया बहुत हिम्मत करती है। फाइनली क्या करती है, हिम्मत जुटाने के बाद ना उसका हाथ धार देने पकड़ती है और जोर से
से ऐसा पटकती है। जैसे उस भूतनी का हाथ ऐसे जोर से पटका गया ना, वो जो भूतनी थी ना सीधा रिया के रूम से बाहर निकलती है। रिया को इतना गुस्सा आता है ना, जोश आता है। रिया देखती है कि मैं देखती हुई ये जो भूतनी है ना कहाँ जा रही है। रिया उस भूतनी का पीछा करती है। वो जो भूतनी ना फटाफट सीढ़ियों पे चढ़ती है और छत पर आ जाती है। छत पर आने के साथ ही ना वो जो भूतनी है एकदम ओझल हो जाती है। रिया को समझ में नहीं आता, लेकिन रिया देखती है कि छत पर ना बुआ बैठी है, कोई पूजा पाठ कर रही है। बुआ ना जैसे रिया को देखती है कुछ छुपा लेती है अपनी जेब में। वो ये बुआ को बोलती है, बुआ आप इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो जो बुआ होती है एकदम मासूम सा चेहरा बना लेती है। वो बोलती बेटा मैं तो पूजा कर रही थी, बस मेरा तो दिन रात यही मन करता है कि मैं पूजा पाठ करती रहूं। तो इसको ऐसा लगता है कि बुआ ने कुछ छुपाया है। ये बुआ को पूछती है, बुआ आपने क्या छुपाया है? तो बुआ बोलती लो मैं क्या छुपाऊंगी बेटा, मैं तो खुले में पूजा कर रही हूँ, मैं क्या छुपाऊंगी। तो इसको लगता है कि बुआ ने कुछ छुपाया है, बुआ बता नहीं रही है। कोई बात नहीं है। ये ना बोलती है ठीक है बुआ मैं सोने के लिए जाती हूँ। तो ये बोलती है बुआ ठीक है बेटा आराम से सोना। ये बोलती है ठीक है। अब ना रिया को फिर से पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बुआ ने पक्का कुछ छुपाया है। और जो बुआ है ना जब पूजा कर रही थी ना उसने एक सफेद सा सर्कल बनाया हुआ था और उस सर्कल के अंदर बैठ के ना बुआ पूजा कर रही है। इसको बुआ पर ना डाउट होता है। पूरी रात ये जाग कर निकालती है। उसके बाद ना जैसे ही सुबह होती है बुआ नहाने के लिए बाथरूम में जाती है ना, तो ये क्या करती है चुपके से रिया ना बुआ के रूम में जाती है, धीरे से कबाड़ खोलती है। जैसे ही रिया ने बुआ का कबाड़ खोला ना तो रिया एकदम जाग गई। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो गई, एकदम घबरा गई। उसका ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में तो खून एकदम किसी ने चूस लिया है, क्योंकि रिया की जो फोटो थी ना बुआ के कबाड़ के अंदर पड़ी थी और जिस पर बहुत ही ज्यादा सिंदूर हल्दी मली गई थी और उसकी फोटो के ऊपर ना उसके माथे पर गले पर खिल्लियां लगाई गई थी। ये देखकर ना जो रिया होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो बुआ का कबाड़ धीरे से बंद करती है, दबे पाँव ना आती है, रूम से बाहर निकलती है, सीधा मम्मी के पास जाती है और मम्मी को पूरी घटना बताती है। रात की घटना भी बताती है, अभी कबाड़ में जो फोटो देखी उसने वो भी बताती है। अब ना इसकी मम्मी बोलती है बेटा तू टेंशन मत ले, मैं ना एक अघोरी बाबा को जानती हूँ, वो जो अघोरी बाबा है ना बहुत शक्तिशाली है, मैं उनको बुलाती हूँ। अब ना जैसे अघोरी बाबा का पैर पड़ा ना बुआ अघोरी बाबा को देखकर एकदम पीली पड़ गई। बुआ बोलती है अपने घर में क्या हुआ, इस बाबा को क्यों बुलाया गया है? हाँ ऐसा क्या है, अगर कुछ गड़बड़ थी तो पूजा पाठ कर लेते हम लोग मिलके, सब लोग, बाबा की क्या जरूरत थी? वो जो बाबा होता है ना कुछ नहीं बोलता है, बस ना एक लुक बुआ की ओर देता है। अब वो जो अघोरी बाबा होता है ना सीधा अपने ना हाथ में 6 नींबू लेता है। 6 नींबू लेकर ना वो कुछ पढ़ता है और ऐसे हवा में छोड़ देता है। ऊपर जैसे नींबू जाते हैं ना धार देने नीचे उतरते हैं। अब वो जो नींबू है ना सीधा हवा में चलने लग जाते हैं और एक के ऊपर एक नींबू खड़ा हो जाता है और वो जो नींबू है ना सीधा एक रूम की ओर इशारा करते हैं। तो अघोरी बाबा पूछते हैं कि ये रूम किसका है? तो रिया के डैडी बोलते हैं ये रूम तो जो है ना इसकी बुआ का रूम है। तो वो बाबा होता है ना वो बोलता है इसी रूम से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये रूम खोला जाए। तो अब बुआ जो होती है ना सीधा अपने भाई का फेस देखती है और बोलती है भाई ये अघोरी बाबा कैसी बातें कर रहा है। तो रिया के जो डैडी होते हैं ना वो भड़क जाते हैं, बोलते हैं आप क्या मेरी बहन के ऊपर शक कर रहे हो? आपका कहना क्या है कि मेरी बहन हमारे ऊपर जादू टूना कर रही है, इस घर में हमारी बहन जादू टूना कर रही है? अब अघोरी बाबा को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अघोरी बाबा बोलते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना वो काम करूंगा ही करूंगा। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं इस घर से निकल जाता हूँ, मरो तुम लोग, सबके सब मरोगे। अब ये बात सुनकर ना रिया की जो दादी होती है मम्मी होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अघोरी बाबा को बोलती है नहीं 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 आपको जो करना है करो। तो अघोरी बाबा क्या करते हैं सीधा बुआ के रूम के पास जाते हैं। बुआ का रूम बंद होता है। वो ना अपने झोले से एक कोयला निकालते हैं और कुछ लिखते हैं। वो कौन सी भाषा में क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही ना वो दरवाजे पर लिखते हैं तो बुआ के रूम से ना किसी की जोर जोर से चीखे मारने की आवाजें आती है, किसी औरत की आवाज आती है। तो जो अघोरी बाबा होते हैं दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं कि तू कौन है,
कहाँ से आई है, लेकिन जो चीखे मारने की आवाज़ें हैं ना वो बंद ही नहीं हो रही, जोर जोर से चीखे मारने की आवाज़ें आ रही हैं। तो अघोरी बाबा क्या करते हैं, बुआ के ना कबाड़ खोलते हैं। जैसे कबाड़ खोला जाता है तो वो रिया की फ़ोटो देखते हैं। रिया की फ़ोटो पर भी ना वो कुछ लिखते हैं। जैसे रिया की फ़ोटो पर कुछ लिखा गया ना तो बुआ के हाथ जलने स्टार्ट हो गए। बुआ के हाथों में से लिटरली धुआं निकल रहा है, बुआ के हाथ काले पड़ गए। तो वो बोलते कि सच्ची सच्ची बता। अघोरी बाबा बोलते कि तूने क्या किया है। बुआ बोलती है जो भी है पहले इसको बंद करो, मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो अघोरी बाबा बोलते हैं नहीं तू सच बता, मैं तो ही अपना तेरे हाथ है ना ये जलन बंद करूंगा। बुआ क्या करती है, सीधा बाथरूम में जाती है, पानी में हाथ डाल देती है। बुआ के हाथों में फिर भी जलन कम नहीं हुई। तो बाबा को बोलते हैं ठीक है मैं आपको सब बताती हूँ, आप ये बंद करो। तो बोलता ठीक है। अब ना बुआ के हाथ जैसे जलने बंद किए ना तो बोलते सच सच बता कि क्या कर रही है तू, क्यों कर रही है। तो अब ना वो बोलती कि मैंने ना यहाँ पर एक लड़की की आत्मा को कैद किया है। इतने में वो जो लड़की की आत्मा होती है ना फिर से चीखे मारना स्टार्ट कर देती है और लड़की की आत्मा बोलती है कि मुझे इससे आजाद करो, मुझे इससे आजाद करो, मुझे इससे आजाद करो। तो अघोरी बाबा बोलते तुझे किसने बंदी बनाया है और क्यों बंदी बनाया है। तो वो भूतनी बोलती है, आवाज आती सबको सुनाई देती है कि मुझे ना बुआ ने बंदी बनाया है, क्योंकि बुआ एक काली विद्या जानती है। वो चाहती है कि इस विद्या के द्वारा ना रिया की जान चली जाए। जैसे रिया की मौत होगी ना तो बुआ जो है ना 16 साल की दिखने लग जाएगी। ये जो काम है ना वो भूतनी बताती है कि बुआ मेरे से करवाना चाहती है, प्लीज बाबा आप मुझे ना इससे आजाद करवाओ। जो बाबा होते हैं ना वो बोलते कि ठीक है जा तू इसके ना चुंगल से हमेशा के लिए आजाद है। धार देने एक काला सा जो साया होता है ना बुआ के रूम से जाता है। अब सब लोग बुआ की ओर देखते हैं तो बुआ बोलती है कि मुझे माफ करो, मुझे जवान दिखने का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे ऐसा है कि मैं 16 साल की एक जवान लड़की दिखूं, इसीलिए मुझे क्या लगा कि जो रिया है इससे बेटर कोई नहीं है, ये एक खूबसूरत जवान कन्या है, तो मैं इसकी जान लेना चाहती थी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो रिया के जो दादी जी होते हैं ना वो बोलते कि अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जा, तेरा हमारे घर से कोई नाता नहीं है। बुआ को ऑन द स्पॉट उनके घर से निकाल दिया गया और कभी भी बुआ को वापस नहीं लिया गया। जो बाबा होते हैं ना अघोरी बाबा इनके घर पर पूजा पाठ करते हैं और बोलते कि काले जादू का असर हमेशा के लिए रिया के ऊपर से और इस घर से खत्म हो गया है। इस घर में अब कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, आप लोग अच्छे से रह सकते हो। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसे काले जादू ना 16 साल की एक कुंवारी कन्या पर होते आए हैं, ये सदियों से होते आए हैं। ये पर्टिकुलर ना ऐसे काले जादू की दुनिया में एक रिवाज है कि 16 साल की ऐसी कुंवारी कन्या के ऊपर जादू करो और हमेशा के लिए नौजवान हो जाओ। लेकिन करने वाला ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा मालिक वो है। कौन आज तक जिंदा रहा है? कोई भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।